Hello students, welcome back to Expansion Path Academy. My name is Manisha. I'm your business studies educator. So till today we have done all our previous chapters of part A business studies and we had completed part B business studies. Uh, Hello students, welcome back to Expansion Path Academy. My name is Manisha. I'm your business studies educator. So today we are going to start with our new chapter that is marketing. This is of business part B, business studies part B. Okay बच्चा, business studies part A में already हम सारे functions of management उसके basic principles हम कर चुके हैं, ठीक है? उस previous sessions को like subscribe करना मत भूलिएगा. So आज के लिए हम start करेंगे next chapter which is marketing. ठीक है? So what is the meaning of marketing? What is the literal meaning of marketing? Marketing word आया है market से. ठीक है, सो मार्केट का मतलब क्या होता है? एक प्लेस, एक प्लेटफॉर्म जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है. ठीक है, सो एक पर्सन होगा या एक फर्म होगी जो आपके गुड्स को सेल करेगा या उसके लिए ऑफर करेगा. ठीक है, और एक पर्सन होगा हु इज हैविंग द नीड ऑफ द सेम गुड, वो उस गुड को परचेज करेगा. ठीक है, सो मर्केंडाइज ऑफ गुड्स, मर्केंडाइज ऑफ ट्रेड, दिस टेक्स प्लेस इन अ मार्केट. ठीक है, सो मार्केट एक प्लेस या एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ये बिजनेस डील अकर होती है. मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग, इसमें आईएनजी ऐड हुआ है. तो मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केट करने का जो प्रोसेस है, मींस कौन आपके कस्टमर्स होंगे, कैसे आप उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, क्या आपके कस्टमर्स को चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस प्राइस पे आप ऑफर करने वाले हो, क्या प्राइस वो विलिंग है पे करने के लिए, ये सब चीजों का ध्यान मार्केटिंग में रखा जाता है. ठीक है बच्चा, पहले का टाइम था जब एक था बार्टर सिस्टम. ठीक है, फिर धीरे 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 आपके चेंजेस हुए, इम्प्रोवाइजेशन हुए और फिर प्रोडक्ट्स बेचने शुरू हुए इन कंसिडरेशन ऑफ मनी. लेकिन शुरू में क्या होता था कि आपके लिए, एक फर्म के लिए प्रोडक्शन ही मेन कंसर्न था कि वो कंपनी, वो फर्म सिर्फ ज्यादा प्रोडक्शन बनाएगी, गुड्स बनाएगी और बेचेगी. दैट्स इट. फिर धीरे धीरे वो प्रोसेस आगे आगे इंक्रीज होता गया, इंप्रूवमेंट होती गई. पहले क्या था, अब क्या है, वो कंसेप्ट भी हम इसमें करेंगे. तो बिगिनिंग विद द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. तो मनी यहाँ पे क्या है? आपका कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, व्हेन वन पार्टी और पर्सन इज गिविंग यू और ऑफरिंग यू समथिंग दैट इज वैल्यूएबल फॉर यू, तो उसके कंसिडरेशन में ही और शी इज गेटिंग मनी. दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, वो आपको गुड्स बना के दे रहा है, आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके एक्सचेंज में आप उसको मनी पे कर रहे हो. सो एक्सचेंज में जो दिया जाता है उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं. तो मार्केटिंग एक वो प्रोसेस है जहां पर लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं मनी के कंसिडरेशन के लिए. ठीक है, या कुछ ऐसा जो कि उनके लिए वैल्यूएबल होगा. राइट, तो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, प्रिसाइज डेफिनेशन. Marketing is a social process by which individual groups obtain what they need and want. What they need मतलब consumers की बात की जा रही है कि उनको क्या चाहिए, क्या उनकी ज़रूरत है. ठीक है, तो through creating offerings and freely exchanging products and services of value with others. तो ऐसी चीज़ों का ट्रेड होगा जिनकी कंज्यूमर्स को एक्चुअली नीड है, जिनकी कस्टमर्स को एक्चुअली वांट है. नीड एंड वांट पे बेस ही मार्केटिंग का प्रोसेस वर्क करता है. ओके, तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जहां पे लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं फेस टू फेस. ठीक है, किस पर्पस के लिए? टू परसुएड देम टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. अब चाहे वो परचेज ट्रांजैक्शन है, चाहे वो सेल ट्रांजैक्शन है, उसको अकर करने के लिए परसुएड करना, जैसे कि टू परचेज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस रादर देन फोर्सिंग देम टू डू सो. तो मार्केटिंग में फोर्सिंग वाला कोई कंपोनेंट नहीं होता है. विलिंगली लोग ऑफर करते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, विलिंगली ही लोग खरीदते हैं व्हेन दे एक्चुअली वांट और नीड देम. ठीक है, फीचर्स पढ़ लेते हैं मार्केटिंग की. पहला है नीड्स एंड वांट्स. तो मार्केटिंग आपका प्रोसेस शुरू ही तब होता है जब प्रोडक्ट नहीं बना है. ठीक है, सो मेरी एक फर्म है, मुझे प्रोडक्ट बनाने से पहले, मुझे बिजनेस करने से पहले, मुझे कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करने से पहले, फर्स्टली आई नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरे कस्टमर्स को चाहिए क्या. आउट ऑफ टोटल यूनिवर्स, आउट ऑफ ऑल द कस्टमर सेगमेंट्स, कौन सा कस्टमर सेगमेंट को मैं टारगेट करने वाला हूं. ठीक है, और उनके बेसिस पे कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या वो कितना
पे करने के लिए विलिंग है, क्या वो एबल है पे करने के लिए, ठीक है, और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है, क्या मेरा कंपटीशन है, ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद ये देखा जाता है कि व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ customers in a marketing process. So it helps individuals and groups in obtaining what they need and want. Okay. The primary reason for people to engage in process of marketing is to satisfy some of their needs and wants. तो मार्केटिंग का मेन एम क्या है, क्यों कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ताकि उन नीड्स को संतुष्ट किया जा सके, सेटिस्फाई किया जा सके एज पर देयर रिक्वायरमेंट, वो गुड्स बनाकर उनको बेचकर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। सिर्फ कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को का पता लगाना ही सफिशिएंट नहीं होता है, मार्केट की, आपके प्रोडक्ट की ऑफरिंग भी जरूरी है कि हाउ यू आर गोइंग टू ऑफर योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। सो हाउ द कस्टमर्स विल बी अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, कैसे पता चलेगा उनको कि जो उनको चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है और किसके पास अवेलेबल है, तो उसके लिए ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग जरूरी होती है, ठीक है। So it refers to complete offer for a product or service having given features like size, quality, taste, etc. at a certain price available at a given outlet or location and so on. तो जितने भी ये फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, किस प्राइस पे अवेलेबल है, कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, किसके पास अवेलेबल है, ठीक है, कौन कौन से साइज, क्वालिटी, हर एट्रीब्यूट्स को देखते हुए इसको बोलते हैं मार्केट ऑफरिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, कस्टमर वैल्यू। तो जो भी प्रोडक्ट एक फर्म बनाने वाली है, कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनका मेन एम होगा कि मुझे अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है, यानी मुझे उसे संतुष्ट करना है। कैसे होगा संतुष्ट, कैसे होगा, जब मैं उस प्रोडक्ट से कस्टमर की वैल्यू को दूंगी, ठीक है। सो कस्टमर की वैल्यू सेटिस्फाइड है, जो वो एक्चुअली, वैल्यू का मतलब क्या है, what the customer actually want versus what has been actually delivered. क्या वो सोच रहा था कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या उसको चाहिए था प्रोडक्ट में, वर्सेस क्या उसको प्रोडक्ट मिला है। इफ दैट मैचेस, मतलब इफ दैट लेवल मैचेस, क्या उसका बेंचमार्क था और क्या उसको एक्चुअली मिला, अगर ये दोनों पैरामीटर्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एक फर्म कस्टमर की वैल्यू ऑब्टेन कर चुकी है। सिंपल, ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टमर की वैल्यू। So, the process of marketing facilitates exchange of products and services between the buyers and the sellers, right? The buyers, however, make buying decisions on their perceptions of value. Perception बोला ना, because it is inherited in their customers' mind कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन वो क्या-क्या फीचर्स होंगे पूरे A to Z नहीं बता सकते हैं मार्केटर्स को, ठीक है। The marketers themselves have to identify customers को क्या, कैसा, कितनी क्वांटिटी में, किस प्रोपोर्शन पे, किस प्राइस पे चाहिए, वो खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये बायर्स का परसेप्शन है कि उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो जैसा प्रोडक्ट चाहिए वो मार्केटर्स को खुद फाउंड करना पड़ेगा कि इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर्स को जो उनको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। A product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit. तो ग्रेटेस्ट बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि 100% सेटिस्फाइड करे, इट मीन्स कि व्हेन इट गिव्स मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर्स, कि वो पूरा संतुष्ट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कस्टमर्स वैल्यू। आगे चलते हैं, एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो मार्केटिंग एक वो प्रोसेस है विच इज नॉट वन वे टास्क, ठीक है, इट्स अ टू वे टास्क, डुअल टास्क, वेयर बाय द वन पार्टी, दैट इज द सेलर, he or she is offering their product for sale, ठीक है, and in exchange of that he or she wants some price, ठीक है, some price for the product that they have delivered or service that they have provided, ठीक है। So, उसके लिए उनको कुछ प्राइस चाहिए, तो एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है, परचेज एंड सेल का, राइट। So this process involves exchange of product and services for money or something that is valuable for the people, okay। अब इसमें क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म होने के लिए कम से कम दो पार्टी जरूरी हैं, एज आई टोल्ड यू अभी अभी, कि एक आपका होगा परचेजर और एक आपका होगा सेलर, ठीक है। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, एक बायर है एक सेलर है, हर एक पार्टी चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है, दे शुड बी केपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर, एक दूसरे को वैल्यूएबल देने के काबिल होने चाहिए।
मैं अगर सेलर हूँ, मैं कस्टमर को प्रोडक्ट देने के काबिल होऊँगा जो वो उसको चाहिए। कस्टमर मुझे वो मनी देने के काबिल होगा जिसकी मेरे लिए वैल्यू है। ओके, दिस प्रोसेस कम्स अंडर एक्सचेंज मैकेनिज्म। ओके, ओके, ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। Yes, only market offering is not sufficient. डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि कैसा प्रोडक्ट चाहिए वो भी जरूरी है बताना। ओके, आगे चलते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग का क्या मतलब है वो हम पढ़ चुके हैं कि सोशल प्रोसेस है जहां पे कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट की जाती है जिससे कस्टमर की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस जिसमें एक्सचेंज मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। वो हमने फीचर्स में पढ़ा है। आगे क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग तो आपने पढ़ लिया कि क्या है, उसको मैनेजमेंट से कैसे रिलेट करेंगे? बिकॉज मैनेजमेंट तो हमने पार्ट ए में किया था ना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना? इट्स एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। देन वी हैड डन कि आपके मैनेजमेंट की क्या क्या फिलोसफीज हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट और उसका मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट, फिर सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर वाइज किए थे। तो मार्केटिंग में मैनेजमेंट से क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ना जरूरी है। तो इट रेफर्स टू प्लानिंग, organizing, directing and controlling of activities. कौन सी activities? Which facilitate exchange of goods and services between producers और consumers. ठीक है? तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, जिन गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज मैकेनिज्म में लेके आना है, वो प्रोसेस करते हुए क्या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस कैसे काम करेंगे, इसको बोलेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। इजी लर्न करना, ठीक है? सो मार्केटिंग का मतलब समझ गए हो आप? सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज विच इज बेसिकली रिलेटेड विद योर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। so we have to synchronize them, coordinate them। coordination किया था ना चैप्टर नंबर 1 में, which is the essence of management। so coordinate करना, इन efforts को synchronize करना, this is called marketing management। okay, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंस? तो सेलिंग में तो सिर्फ एक फर्म, एक यूनिट जो होती है, वो एक प्रोडक्ट को सिर्फ सेल करेगी ताकि उसको प्रॉफिट या रेवेन्यू व्हाटएवर मिले। ठीक है? उसमें ये नहीं देखा जाता कि कस्टमर को क्या एक्चुअली नीड है, क्या वांट है, क्या प्राइस वो पे करने के लिए विलिंग है, अदर फैक्टर्स एज वेल वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं सेलिंग में। देयर ओनली मोटिव इज टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड टू गेट द रेवेन्यू, मैक्सिमम रेवेन्यू आउट ऑफ द सेल्स। लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग पूरा प्रोसेस वाइज चलता है, जहां ये स्टार्ट होता है कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करने से। ठीक है? वो आइडेंटिफाई करके मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करनी होती है। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचाया जाता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म, सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है मार्केटिंग में। ठीक है? सो आप ये समझ रहे हो कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है और सेलिंग, सेलिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मार्केटिंग में अल्टीमेटली आपने करना क्या है? आपने प्रोडक्ट को सेल ही करना है कस्टमर, लेकिन पूरे परसेप्शंस माइंड में लाने के बाद कि क्या कस्टमर्स को चाहिए, मैं क्या वैल्यू दे सकता हूं, वो सब करने के बाद ही आप ये समझ पाओगे कि क्या कस्टमर को चाहिए, मुझे क्या प्रोडक्ट उसको डिलीवर करना है। इन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो ओके, मार्केटिंग रेफर्स टू लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ विच सेलिंग इज जस्ट वन पार्ट। जैसे कि एक मार्केटर ऑफ टेलीविजन बिफोर मेकिंग द सेल डज अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज, जैसे कि प्लानिंग द टाइप एंड मॉडल ऑफ टेलीविजन टू बी प्रोड्यूस्ड। नए नए टेलीविजन लॉन्च होते रहते हैं। एक टाइम था जब टीवी था, फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, वो कर्व्ड एजेस वाले टीवी आ गए। ठीक है? सो ये क्या है? इम्प्रोवाइजेशन हो रही है। व्हाट द कस्टमर्स वांट, कस्टमर का सेगमेंट्स देखा जाता है कि आर द मार्केटर wants to target the customers who belong to some richer section और are they belong to economical sections, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग प्लान किया जाता है। ठीक है? तो मार्केटिंग इन्वॉल्व्स होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज जिसमें आपके सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आते हैं। प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। ओके, लेकिन आपकी सेलिंग में क्या होता है? सिर्फ मार्केटिंग का छोटा सा पार्ट है जहां पे गुड्स को कस्टमर्स तक सिर्फ सेल किया जाता है रेवेन्यू या प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, ओके,
आगे चलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज। अभी फिलॉसफीज का मतलब क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी। स्टोरी की फॉर्म में पढ़ते हैं इसको कि सबसे पहले जो टाइम था वो था आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या था? जहां पे फर्म्स का मेन एम होता था कि हमें ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाने हैं ताकि हम ज्यादा बेच पाएं और ज्यादा पैसे कमा पाएं। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। तो वो प्रोसेस ज्यादा करना है। तो देयर मेजर एम वाज टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, कि जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही गुड बिकेगा। क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करने के पीछे उनका मेन एम क्या था कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जब बल्क में गुड्स बनाए जाते हैं तो पर यूनिट या पर पीस के हिसाब से कॉस्ट कम हो जाती। ठीक है, प्लस देयर मेजर एम वाज टू देयर विजन वाज टू इंक्रीज देयर सेल्स ताकि कस्टमर ज्यादा आए। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये आपका पार्ट। ठीक है, तो फोकस क्या था? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ज्यादा गुड्स बनाने पे। इट वॉज बिलीव दैट प्रॉफिट्स कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल। ऐसा माना जाता था कि प्रॉफिट्स तभी बन सकते हैं अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करो। ठीक है, जिससे उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ऐसा भी माना जाता है कि कंज्यूमर्स वुड फेवर दोज प्रोडक्ट्स विच वर वाइडली अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। तो ये मार्केटर्स का उस टाइम का व्यू था कि कस्टमर्स को ऐसा लगेगा कि जो प्रोडक्ट्स ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, वही अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्राइस पे खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ज्यादा जो विजन था दैट वाज प्लेस्ड ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाने पे ज्यादा उनका एम्फेसिस था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब इम्प्रोवाइजेशन हुई तो कुछ पुराने आइडियाज के कुछ क्रिटिसिज्म निकले कि इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्यों लाया गया? क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में सेकेंड वाला जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है इसमें ये फोकस था कि प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से सेल नहीं बढ़ेगी। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दें। तो अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो प्रोडक्शन हमारा मेन एम नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी कि मेयर अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कुड नॉट इंश्योर इंक्रीज सेल एज सच सर्वाइवल ऑफ द फर्म। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ठीक है कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई, गुड्स ज्यादा बेच दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपका फेल हो जाता है। क्योंकि जहां एक फर्म ग्रो करना चाहती है तो मेयर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ग्रोथ नहीं कर सकती। इसीलिए फोकस बढ़ा कि प्रोडक्ट्स की सप्लाई उस तरीके से होगी जहां हम उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, for products which were superior in quality, performance and features। तो सारे attributes प्रोडक्ट के अच्छे होने चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस मतलब the product should be long lasting, it should give more satisfaction, more value to the customers। ठीक है, और फीचर्स भी उसके अच्छे हों। तो एम्फेसिस जो था फर्म्स का, जो मेन एम था वो क्वांटिटी से क्वालिटी पे शिफ्ट हो गया। और द डिफरेंस? ठीक है, सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्वांटिटी ज्यादा पे फोकस किया जाता था, लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है? क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। ओके, उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। यानी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आके फेल हो गया क्योंकि उसमें भी कुछ कमियां थी। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या था? द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी डिड नॉट इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म्स। यानी ये बोला जा रहा था कि सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए माना प्रोडक्शन जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि फर्म की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी का होना ही अच्छा नहीं है, उसको बेचना भी पता होना चाहिए कि बेचना कैसे है। ठीक है, तो इसकी वजह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, अपने कस्टमर प्रोडक्ट्स को खरीदवाने के लिए अट्रैक्ट करना जरूरी हो गया था। ठीक है, इट वाज अज्यूम दैट कस्टमर्स वुड नॉट बाय और नॉट बाय इनफ अनलेस दे आर एडिक्वेटली कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू सो। जब तक आप कस्टमर्स को नहीं बोलोगे खरीदने के लिए, नहीं मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करोगे, तब तक वो नहीं खरीदेंगे। अ, नहीं खरीदेंगे। आपने चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ही क्यों ना बनाई हो, फिर भी आपके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे जब तक आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर दोगे खरीदने के लिए। ठीक है, इसीलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट में फर्म्स ने एग्रेसिव सेलिंग अप्रोच अपनाई थी। एग्रेसिव सेलिंग का मतलब क्या है?
जहाँ पे आप कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका मेन फोकस क्या है? बेचो, ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसीलिए नाम क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट। कि प्रोडक्ट की क्वालिटी का ही होना ज़रूरी नहीं है सिर्फ, उसके अलावा आपको एग्रेसिव सेलिंग अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी, ठीक है? जितना हो सके प्रमोशनल एफर्ट्स अपनाओ और प्रोडक्ट को बेचो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग करके, ठीक है? उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट भी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आके इट हैज़ फेल्ड, इट हैज़न्ट वर्कड फॉर लॉन्ग, देन केम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि मैं बता ही रही हूँ आपको सेशन के शुरू से, इसमें डिफरेंस क्या है सेलिंग से कि इसमें स्टार्टिंग में कस्टमर्स की नीड्स को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद आप प्रोडक्ट के प्रोपोजिशंस क्रिएट करते हो, मतलब परसेप्शंस बनाते हो कैसा होना चाहिए, फिर मार्केटिंग ऑफरिंग क्रिएट करते हो, ठीक है? मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करने के बाद आप प्रोडक्ट को बना के उसको डिलीवर करते हो, ठीक है? और सिर्फ डिलीवर करने तक ही सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद भी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी द काइंड ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, रिव्यूज या फीडबैक लेते हो कस्टमर से कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी, ठीक है? सो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो आई होप यू गॉट द स्टोरी कि कैसे-कैसे इम्प्रोवाइज़ेशन हुआ। पहले प्रोडक्शन था, जिसका मेन एम था क्वांटिटी पे, फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जिसका मेन एम था क्वालिटी पे, उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट की मेयर क्वालिटी ऑफ गुड्स देना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको बेचना भी आना चाहिए कि बेचो एग्रेसिव सेलिंग करके, ठीक है? और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है? कस्टमर की सैटिस्फैक्शन ही मेन एम है। ओके, ये डिफरेंस है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, राइट? हाँ, एक चीज़ बतानी थी या सोसाइटल कांसेप्ट, सिर्फ मार्केटिंग कांसेप्ट तक आके ही आपका एंड नहीं होता है। पिछले कई सालों में मार्केटिंग के बाद सोसाइटल कांसेप्ट भी आया है। सोसाइटल कांसेप्ट में नया क्या है कि यहाँ पे इट इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स नॉट वेस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, नॉट वेस्टिंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ओके? जैसे देखना, स्टार्टिंग पॉइंट तो मार्केट सोसाइटी है इसका। मेन फोकस क्या है? कस्टमर की नीड्स को भी सेटिस्फाई करना एंड सोसाइटीज वेलबींग। जो रिसोर्सेज हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में हम उनको पे बैक भी करेंगे, ठीक है? लेट्स सपोज एक फर्नीचर का बिजनेस है किसी का, तो इफ दैट person, the proprietor, he or she is getting the raw materials out of forest, तो उसके बदले में if they have taken initiative कि हमें पेड़ भी उगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या हमें environment friendly methods यूज़ करने हैं, pollution free, without wastage, ये सब products बनाने हैं, तो this is more inclined towards society's well-being, okay? तो इसमें इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, दोनों तरफ का सोचते हुए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी और एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए भी, ठीक है? तो ये था। आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट काम क्या क्या करता है? सबसे पहला क्या काम करेगा मार्केट मैनेजमेंट में कि जो भी कस्टमर्स की नीड्स या वांट्स है उनको गैदर करना, उनको कलेक्ट करना, ठीक है? कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, मेरा कौन सा कस्टमर सेगमेंट होगा, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओगे, ओके? आगे चलते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग। अब प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, हमारे प्रीवियस सेशन में। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट यू आर गोइंग टू इन फ्यूचर, ठीक है? सो फ्यूचर में क्या करने वाले हो उसको लेके अभी से प्लान्स बना रहे हो, उसको बोलते हैं मार्केट प्लानिंग, ठीक है? सो मार्केटिंग के लिए भी प्लानिंग रिक्वायर्ड है, हर टास्क के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड है। हमने पढ़ा था ना, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इट इज ऑल परवेसिव, राइट? सो इट इज therefore also applicable to marketing as well. So marketing planning में क्या करने वाले हैं? To develop appropriate marketing plans so that marketing objectives of the organization can be achieved. सबसे बड़ा marketing objective क्या होगा? To satisfy the customer's needs. Okay. आगे चलते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब क्या कस्टमर्स को चाहिए वो इंफॉर्मेशन मैंने गैदर कर ली, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लान बना लिया कि अब मुझे ये सब ये मेरे आइडियाज हैं, ये मेरे प्रोपोजिशंस हैं, उसके बाद अब बारी आएगी मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, प्रोडक्ट कैसा बनेगा मेरा,
ठीक है, कस्टमर्स को क्या एक्चुअली चाहिए, उस बेंचमार्क को ध्यान रखते हुए मुझे मेरे प्रोडक्ट को डिवाइस करना है, मुझे मेरे प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, तो डिजाइन का मतलब क्या होता है, मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू टारगेट कस्टमर, दिस इज कॉल्ड डिजाइन। ठीक है, आप लोग चिप्स खाते हो बाहर मार्केट से, शॉप से लेके, तो इफ यू बाय अ चिप्स पैकेट वर्थ रुपीज 30, 40, 50, कंपेयर करना एक चिप्स का पैकेट जो एक ट्रांसपेरेंट पैकेज डिजाइन में आएगा वर्सेस जो एक अट्रैक्टिव विद अ प्रॉपर ब्रांड नेम वगैरह लेबलिंग के साथ आएगा। ठीक है, विच विल यू प्रेफर, बोला ठीक है, दैट्स व्हाई a good design can improve performance of a product and also give it a competitive advantage in the market. एक प्लेन सॉल्टेड, एक प्लेन ट्रांसपेरेंट चिप्स का पैकेट होगा, लेकिन द फर्म वुड नॉट बी एबल टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट, बिकॉज हाउ इट विल गोइंग टू मेक अ डिस्टिंक्शन कि वो प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, लोगो क्या है, कुछ डिजाइन नहीं है, तो इट विल नॉट बी इजियर फॉर द फर्म। ठीक है, दैट्स व्हाई। तो आगे चलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन याद है हमने किया था पहले भी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है कि एक बेंचमार्क सेट कर देना, पोटेंशियल लेवल सेट कर देना, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। बताया, गुड। रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस, जैसा कस्टमर को चाहिए को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, विच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट, बिकॉज उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑप्टिमली यूज करोगे और बनाओगे, राइट? इससे होगा क्या, इट एंश्योर्स द बायर्स दैट गुड्स कंफर्म टू प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, price, packaging, and reduces the need for inspection, testing, evaluation of the products. स्टैंडर्डाइजेशन होने से कस्टमर्स को मिलेगी अश्योरेंस कि जैसा गुड उन्होंने परसीव किया था वैसा ही उनको मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग इज द काइंड ऑफ मार्किंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हम कहते हैं ना, इट्स अ ग्रेड ए क्वालिटी, ग्रेड बी क्वालिटी, ग्रेड सी क्वालिटी। सिमिलरली प्राइस भी उस अकॉर्डिंग वेरी करते हैं कि ग्रेड ए क्वालिटी का प्राइस हायर होगा एज कंपेयर टू क्वालिटी ग्रेड बी क्वालिटी। ठीक है, तो ग्रेडिंग एक प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द फीचर्स, जैसे क्वालिटी, साइज एटसेट्रा। तो क्वालिटी साइज के बेसिस पे व्हेन यू आर रैंकिंग द प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग। ठीक है, ग्रेडिंग क्यों जरूरी होता है? ताकि प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट्स को ना प्रोड्यूस किया जाए जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करती हूँ गारमेंट्स की, कपड़ों की, तो गारमेंट्स हर तरह के बनते हैं। ठीक है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी का मतलब कि ग्रेड ए मींस क्या है? द लग्जूरियस गुड्स। ठीक है, विच आर स्पेसिफिकली मेंट टू सर्व दोज कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे हायर प्राइस। ग्रेड बी किनके लिए? दोज हु बिलोंग टू सम इकोनॉमिकल क्लास, जो उनसे कम लेवल पे आते हैं। ठीक है, और ग्रेड सी मे बी मेंट फॉर दोज पीपल हु आर नॉट दैट एफिशिएंट इन स्पेंडिंग ऑल देयर मनी। ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना नहीं अवेलेबल हो, राइट? दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग। आगे चलते हैं, पैकेजिंग और लेबलिंग। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये भी काम करता है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए और लेबलिंग कैसी होनी चाहिए। पैकेजिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा कवर, एक ऐसी चीज जिसके अंदर प्रोडक्ट आपका सेफ रहेगा। और लेबलिंग का मतलब क्या होता है? जो उस पे जितने भी रिटन इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लेबलिंग कहते हैं। ठीक है, सो पैकेजिंग मतलब डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट्स, और लेबलिंग का मतलब क्या होता है? डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। जितने भी रिटन इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर, उसको हम लेबल कहते हैं। ओके, ब्रांडिंग की बात करते हैं। सिर्फ पैकेज, प्रोडक्ट को पैक करके और उस पर रिटन इंफॉर्मेशन लिख के ही सफिशिएंट नहीं होता। अब बच्चा, लेबलिंग में बोला गया है रिटन इंफॉर्मेशन, वो होती क्या है? प्रोडक्ट कब बना था, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, कितना कितना उसमें कार्ब्स है, फैट्स है, हर चीज, हर क्वांटिटी वहां मेंशन होती है। ठीक है, वो सब लेबलिंग में आता है। ब्रांडिंग का मतलब क्या है? प्रोडक्ट को एक नाम देना भी जरूरी है, किस नाम से वो प्रोडक्ट जाना जाए, कैसे वो डिस्टिंक्ट होगा, कैसे वो अलग होगा बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, तो ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन।
क्योंकि उस जैसे प्रोडक्ट मार्केट में और भी हो सकते हैं, तो उसको मार्केट से अलग रखना, अलग डिस्टिंक्शन, अलग उसकी आइडेंटिटी बनाना, वो कौन काम करेगा? ब्रांड काम करेगा। ब्रांड देना, एक प्रोडक्ट को ब्रांड देने के प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, आगे चलते कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो सिर्फ प्रोडक्ट को बना के बेच के यहीं तक मार्केटिंग फिनिश नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता आपका। प्रोडक्ट को बेचने के बाद कस्टमर्स के क्या रिव्यूज है, क्या उनका फीडबैक है, और किस तरीके से इफ एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम परसिस्ट इन दैट प्रोडक्ट, तो कैसे आप उसको हैंडल करते हो। तो आफ्टर सेल सर्विसेज आप जो भी दे रहे हो उसको हम बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जैसे हम बोले आफ्टर सेल सर्विस, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट, कुछ भी अगर डिफेक्ट, कुछ भी चीज आ रही है, तो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट। कहीं आप मुंह तो नहीं मोड़ रहे हो, बिकॉज इफ यू डू सो द कस्टमर विल नॉट कम टू यू अगेन, राइट। इट्स अ वेरी पर्टिनेंट पार्ट ऑन योर साइड कि यू शुड गिव ड्यू अटेंशन टू कस्टमर्स आफ्टर सेल सर्विस। ओके, आगे है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बनाया है, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, ब्रांड सब कुछ दिया है, कंसिडरेशन के लिए दिया है ना, कि जिसको आप बेचोगे वो आपको कंसिडरेशन में मनी पे करेगा। तो किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस सेट होगा, वो सब फैक्टर्स को बोलते हैं हम प्राइसिंग। ठीक है, और प्राइस का इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप पढ़ चुके हो कि लोअर द प्राइस हायर वुड बी डिमांड। प्राइस और डिमांड का हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक्सेप्ट इन सम केसेस जहां हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, पर उनको दूर रखते हुए बेसिक रिलेशन पढ़े तो क्या होता है कि जितना प्राइस कम होगा उतनी ही डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, और ऐसा कब होगा? जब कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, सो व्हेन देयर इज एक्सट्रीम कंपटीशन और कंपटीशन इन द मार्केट, तो जनरली द फर्म टेंड्स टू लोअर देयर प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो जितना कम प्राइस होगा उतना ही डिमांड ज्यादा होगा। प्रमोशन, अगला फंक्शन है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि कैसे आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हो कि जो उनको चाहिए, जो उन्होंने परसीव किया था एज इट इज हमने बना लिया है उनको बेचने के लिए, वो मार्केट ऑफरिंग कैसे पहुंचेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रमोशन, राइट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट आप बना चुके हो वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ सेल तक कैसे आएगा, वो कौन काम करेगा? वो ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो जनरली क्या होता है, ये आपका है सबसे पहले आपका आता है प्रोड्यूसर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर। ठीक है, फिर आता है आपका होलसेलर, के बाद आता है कंज्यूमर। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स कि जहां प्रोडक्ट एक्चुअली बना होगा, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो कौन बनाएगा? प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। ओके, अब वहां से कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। सो मार्केटर्स शुड हैव द नीड ऑफ होलसेलर, जो बल्क में अपने पास क्वांटिटी परचेज करेगा प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, बल्क में परचेज करने के बाद वो अल्टीमेटली उन प्रोडक्ट्स को जो इन्होंने बनाए हैं वो कस्टमर को सेल कर देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ सेलिंग तक पहुंचाया जाता है, राइट। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं? डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी यूज्ड। अब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी हो सकता है, या फिर आपका प्रोड्यूसर, उसके बाद होलसेलर, फिर एजेंट भी आ सकता है और कंज्यूमर भी आ सकता है। सो देयर कुड बी 0 1 2, ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग कंपनी कि कितनी कॉस्ट वो बियर कर सकते हैं और कितनी उनकी वाइडर रीच है, जिसके हिसाब से वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे। ओके,
So the important decision areas under physical distribution include managing inventory. Inventory का मतलब क्या होता है? कितने stock of goods आपके पास आप store कर सकते हो. Storage and warehousing and transportation of goods from one place to the other. ठीक है? तो वो managing all those inventory sections, वो channels of distribution, ये सारे के सारे decisions आपके physical distribution में लिए जाते हैं. Okay? आगे चलते हैं. ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन, सो इट इज वेरी मच रिलेटेड टू कि आप प्रोडक्ट को कैसे अपनी प्लेस से कस्टमर जिसको आपने बेचना है वहां तक आप पहुंचा रहे हो. ठीक है? और लास्ट है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ टाइम, इट कुड बी लेसर और मोर, बिटवीन टू थिंग्स. जब आपने प्रोडक्ट बेचा और जब आपने प्रोडक्ट बनाया और जब आपने प्रोडक्ट को बेचा. ठीक है? जरूरी नहीं है कि जिस टाइम आपने प्रोडक्ट को बनाया वो उसी टाइम बिक जाए. ठीक है? देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन दिस टू सेगमेंट्स की जब प्रोडक्ट बनाया वर्सेस जब प्रोडक्ट को बेचा. सो वो टाइम को मैनेज करने के लिए देयर शुड बी सफिशिएंट इन्वेंट्री एट योर साइड, जहां पे आप फिनिश गुड्स को स्टोर कर सकते हो उतने टाइम तक जब तक ये वो बेचने के लिए रेडी नहीं हो जाते. ओके, तो यहां तक थे आपके फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. आगे चलते हैं मार्केटिंग मिक्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर मार्केटिंग मिक्स. अब मार्केटिंग मिक्स ये क्या है? मिक्स मतलब क्या है? कुछ 3-4 चीजें हैं या ज्यादा चीजें हैं, उनको कंबाइन कर लो एक चीज में, तो उनका एक मिक्स बन जाता है. ठीक है? सो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको मिक्स करके आप मार्केटिंग प्रोसेस को कंडक्ट करते हो, तो जिनके बिना आपका मार्केटिंग प्रोसेस अधूरा है. ठीक है? तो बच्चे, देर आर 4 typical factors that include in your marketing mix, which are basically called 4 P's of marketing. ठीक है? That is product, price, place and promotion. Ideally it should be product, price, promotion first, उसके बाद place होता है. बट ठीक है, अभी के लिए करते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ये चारों कंपोनेंट्स को मिला के आपका मार्केटिंग मिक्स बनता है. सो इन्हीं के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके. ठीक है? कि क्या है हमारा प्रोडक्ट मिक्स, क्या है प्राइस मिक्स, क्या होगा प्लेस मिक्स और क्या होगा प्रमोशन मिक्स. ओके, स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? या तो वो गुड होगा या वो सर्विस होगी. ठीक है? दो ही चीज हो सकती हैं, या वो टैंजिबल होगा या फिर वो इनटैंजिबल होगा. तो वो जो गुड्स है उनको प्रोडक्ट बोलते हैं. सो प्रोडक्ट मींस गुड्स आर सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू व्हिच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल, वो होगा प्रोडक्ट. एग्जांपल पढ़ते हैं. HUL ऑफर्स अ नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे कि टॉयलेटरीज, जिसमें हमारा ये सब आता है जो हम अपने बाथ टाइम में यूज करते हैं. डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, सर्फ व्हील हो गया. फूड प्रोडक्ट्स, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल. टाटा, टाटा की एग्जांपल है. टाटा ऑफर्स टाटा स्टील, ट्रक्स, सॉल्ट, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दे रहा है. ठीक है? एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. LG की बात करें तो LG में हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मॉनिटर्स हो गए. ठीक है? अमूल की बात करें तो अमूल में हमारे पास जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि मिल्क, घी, बटर, चीज. अब ये एग्जांपल से मैंने क्या पढ़ा कि एक फर्म है, वो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करती है सेल के लिए. ठीक है? जैसे कि HUL की बात करते हैं. HUL इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. तो वो हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑफर करते हैं, चाहे वो आपके टॉयलेटरीज हैं, चाहे वो आपका डिटर्जेंट पाउडर है, चाहे वो आपका कुछ फूड प्रोडक्ट्स है. हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट. ठीक है? सो प्रोडक्ट्स की ही बात हो रही. तो प्रोडक्ट, द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस इंक्लूड डिसाइडिंग अबाउट द फीचर्स, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. बस यही सब पढ़ने वाले हैं हम प्रोडक्ट में, कि आपका प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे होने चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी पैकेजिंग होगी, कैसी लेबलिंग होगी,
कैसे आप ब्रांडिंग करोगे, वो सारी चीजें आपकी प्रोडक्ट मिक्स में आती हैं. ओके, so from customer's viewpoint, a product is a bundle of utilities which is purchased because of its capability to provide satisfaction of certain need. अब प्रोडक्ट एक कस्टमर खरीदेगा क्यों? बिकॉज द प्रोडक्ट विल गिव इमेंस सेटिस्फेक्शन टू दैट कस्टमर. ठीक है, प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स आपके दो तरह के होते हैं. एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो एक कस्टमर को इमीडिएट और डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देंगे, वो होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, विच विल गिव डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ wants और नीड्स. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं. तो जो प्रोडक्ट्स कस्टमर खुद कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो उसकी इमीडिएट सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो होते हैं विच आर मेंट फॉर आइदर रीसेल, ठीक है, या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, एंड नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ये सब इको में भी पढ़ते हैं ना, नेशनल इनकम में. यस, ठीक है. तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल गुड्स. उनका मेन एम क्या होता है? या तो वो रीसेल करना है या फर्दर प्रोडक्शन करनी है. क्यों? ताकि वो उनसे प्रॉफिट्स जनरेट कर सके, प्रॉफिट्स या रेवेन्यू जनरेट कर सके. तो वो ये डिफरेंस है दोनों का. ओके, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को पढ़ते हैं पहले. व्हाट आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे. तो व्हाट आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स? ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल की इमीडिएट नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उसको पूरी वैल्यू देते हुए. अब ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं आपके, और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से. देखो, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो फ्रिक्वेंटली परचेज किए जाते हैं ताकि उनके कम से कम एफर्ट्स और टाइम लग सके, उनको कन्वीनियंस गुड्स कहा जा सकता है. ठीक है, जो बहुत शॉर्ट इंटरवल्स पे फ्रिक्वेंटली परचेज किए जाते हैं, उनको कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं. जैसे हम बोले सिगरेट्स, आइसक्रीम्स, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी आइटम्स, टूथपेस्ट एटसेट्रा. सो ये सब क्या है? आपके कन्वीनियंस गुड्स होते हैं. ये प्रोडक्ट्स की यूनिट वैल्यू कम होती है, मतलब दे आर नॉट दैट मच एक्सपेंसिव एंड बॉट इन स्मॉल क्वांटिटीज. तो कम क्वांटिटी में परचेज किया जाता है. दिस इज नॉट क्वालिटीज, दिस इज क्वांटिटीज. ओके, कर लेना, स्मॉल क्वांटिटीज. ओके, तो बात चलते हैं प्रोडक्ट्स विच आर परचेज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर पर्सनल नीड्स. खुद की सेटिस्फेक्शन को डिराइव करने के लिए जो प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, दे आर कॉल्ड कन्वीनियंस गुड्स. ओके, अब ये दो तरह के हो सकते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स भी और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी. ठीक है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी. शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो होते हैं जहां कस्टमर्स अपना प्रॉपर टाइम देता है प्रोडक्ट को खरीदने से पहले. जैसे इसकी क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल, सूटेबिलिटी सब कुछ चेक किया जाता है प्रोडक्ट को एक्चुअली परचेज करने से पहले. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं, शूज हो सकता है, ज्वेलरी, फर्नीचर, रेडियो, टीवी एटसेट्रा. ये सब क्या होते हैं? आपके शॉपिंग प्रोडक्ट्स. तो जिसके लिए कस्टमर को रैशनल कस्टमर बनना पड़ता है. स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये वो होते हैं विच हैव रीच्ड अ ब्रांड लॉयल्टी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. तो यानी कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वो हैं जो एक कस्टमर को बहुत टाइम से रिटेन करके रखे हुए हैं, उनकी ब्रांड लॉयल्टी लेते हुए. ठीक है, so the buyers are willing to spend a lot of time and effort on the purchase of such products. यानी कि इसके लिए जो कस्टमर है वो अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करता है ताकि प्रोडक्ट को उस तरीके से बनाए कि वो खरीद सके उसको. ठीक है, जैसे एग्जांपल बोलते हैं, इफ देयर इज अ रेयर कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क और ऑफ एंटीक्स, some people may be willing to spend a lot of shopping effort and travel a long distance to buy such products. They are called specialty products.
तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या है, जहां पे टाइम दिया जाता है बट मोर टाइम विल बी इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स. ओके, राइट. So here we can see the consumer products and industrial products. Consumer products are further divided into shopping, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी भी पढ़ते हैं हम आगे, राइट. तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है. ड्यूरेबिलिटी में एक आपके होते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, एक होते हैं ड्यूरेबल और एक होते हैं सर्विसेज. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिनकी जो लाइफ लॉन्ग है, जिनकी जो लाइफ एग्जिस्टेंस है वो ज्यादा सालों तक रहती है. ठीक है, तो दोज प्रोडक्ट्स विच नॉर्मली सर्वाइव मेनी ईयर्स. ऐसा प्रोडक्ट जब खरीदा जाता है जो काफी सालों तक चलता है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट. जैसे कि आपका हो गया फ्रिज, रेडियो, बाईसाइकिल, स्विंग मशीन, किचन गैजेट्स, ये सारे के सारे आपके ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं. कॉन्ट्ररीली नॉन ड्यूरेबल क्या होंगे, जो आपके बहुत ही कम यूज के बाद ही खत्म हो जाएंगे, जिसकी एग्जिस्टेंस कम यूज के बाद ही खत्म हो जाती है, जो बहुत ज्यादा सालों तक नहीं सर्वाइव रहते. जैसे कि टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स, बाथिंग सोप, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स. ये एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद इनकी यूटिलिटी फिनिश हो जाती है. दैट्स व्हाई इनको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. ओके, थर्ड कैटेगरी आती है सर्विसेज. तो ये दो तो थे आपके टैंजिबल, ठीक है, दे आर मोर टैंजिबल, दे आर लेस टैंजिबल, बट दे आर टोटली इनटैंजिबल, तो बोलते हैं सर्विसेज. ठीक है, तो सर्विसेज में हमारे पास इंटैंजिबल एक्टिविटीज होती हैं जो मार्केटर से कस्टमर को सर्व की जाती है. जैसे कि ड्राई क्लीनिंग, यू कैंट सी द ड्राई क्लीन ऑफ योर गारमेंट्स, ठीक है, बट यू हैव द सर्विस ऑफ दैट, दैट इज कॉल्ड ड्राई क्लीनिंग. वॉच का रिपेयर, वॉच खराब हो गई है उसको रिपेयर करवा रहे हो, ठीक है, हेयर कट किया, यू कैंट सी देम, यू जस्ट हैव द इंटैंजिबल सर्विस ऑफ दैट. ठीक है, पोस्टल सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, ये सब क्या है, सर्विसेज, टैंजिबल है नीचे. तो ये थी क्लासिफिकेशन ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर. ओके, ये देखो, ये आपके शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं. ओके, आगे चलते, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होंगे आपके, जो आपको कस्टमर की इमीडिएट सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं खरीदे जाते हैं. दे आर मेंट आइदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल. ठीक है, तो ये आगे चलते हैं. हाँ, आपके इंडस्ट्रियल गुड्स में मटेरियल्स और पार्ट्स आ सकते हैं विच आर बेसिकली कॉल्ड रॉ मटेरियल्स. देन कैपिटल आइटम्स आती हैं विच हैव मोर लाइफ लॉन्ग, जो काफी सालों तक चलने वाले होते हैं, राइट. सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज, ये सब आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के पार्ट होते हैं. ओके, आगे चलते हैं ब्रांडिंग. तो प्रोडक्ट का ही पार्ट है ब्रांडिंग. ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे आप एक गुड को उसका एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट नाम दे रहे हो, जिस नाम से उस प्रोडक्ट को जाना जाए. जैसे आप लोग लेज खाते हो, ठीक है, या अदर ब्रांड ऑफ चिप्स, अंकल चिप्स खा रहे हो, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द टिपिकल प्रोडक्ट. अगर आप किसी स्टोर पे जा रहे हो, तो मैं तो सिर्फ अंकल चिप्स के ही चिप्स खाता हूँ, या मैं सिर्फ लेज ही खाता हूँ. सो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई, बाय द ब्रांड नेम दैट हैज बीन मेंशन्ड ऑन द प्रोडक्ट पैकेज. ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग, राइट. तो ब्रांड में बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का डिजाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग हो चुका है, उसके अलावा जो उस पे स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, ठीक है, एक तो उसे कॉम्पिटिटर से अलग रखने के लिए, दूसरा उसकी कोई कॉपी ना कर सके मार्केट में, इसके लिए भी जरूरी है. बिकॉज देयर कुड बी चांसेस कि सम अदर फर्म कुड कम इनटू द मार्केट, दे डाइव इनटू द मार्केट, दे इमिटेट योर प्रोडक्ट, ठीक है, और वैसा बना सकते हैं. तो यू विल हैविंग अ ट्रेडमार्क ओवर योर प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट को बनाने का अधिकार सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपका ही होगा. इट्स कॉल्ड ट्रेडमार्क. ठीक है, इसीलिए ब्रांडिंग जरूरी होती है. तो ब्रांड नेम के फीचर्स पढ़ लेते हैं. ब्रांड नेम आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट. उसको प्रोनाउंस करना इजी होना चाहिए, उसको स्पेल करना इजी होना चाहिए. ऐसा ना हो कुछ स्पेनिश नाम रख रहे हो आप इंडिया में ब्रांड लॉन्च करते हुए, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर योर कस्टमर्स, ठीक है, whom you are targeting, right. A brand should suggest the product's benefits and qualities, जो उसके लेबलिंग पर लिखी होगी कि क्या उसकी क्वालिटीज है, क्या उसके एट्रीब्यूट्स है, वो सब बताया जाना चाहिए.
ब्रांड नेम डिस्टिंक्टिव, सबसे हटके होना चाहिए, कुछ ऐसा ना हो जो बाकी अदर कंपटीटर्स का मार्केट में है। ओके, आगे चलते हैं। पैकेजिंग। पैकेजिंग एज यू कैन सी, ठीक है, पैकेजिंग का मतलब क्या है कि कौन से कार्टन्स, कौन से बॉक्स, कौन सी आउटर लेयर है जिसमें आप प्रोडक्ट को पैक कर रहे हो, ताकि उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बचाया जा सके। इट कुड बी पोल्यूशन, इट कुड बी इट कुड बी ब्रेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। उन सब से बचाने के लिए पैकेजिंग जरूरी है। इट रेफर्स टू आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। चॉकलेट खाते हो उसका रैपर, चिप्स खा रहे हो उसका रैपर, ठीक है। और कुछ भी आप प्रोडक्ट कंज्यूम करो उसका कंटेनर कैसा होना चाहिए, वो आप पैकेजिंग प्रोसेस में करते हो। ओके, तो पैकेजिंग के 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी पैकेज, एक होता है सेकेंडरी पैकेज, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये देखो, ये टूथपेस्ट का पैकेजिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज होता है इमीडिएट कंटेनर या इमीडिएट रैपर जिसके अंदर प्रोडक्ट खुद एम्बेडेड होता है, तो बोलते हैं प्राइमरी पैकेज, ठीक है। और ये पैकेज उस प्रोडक्ट के अंदर तब तक रहेगा जब तक कि प्रोडक्ट वो खत्म नहीं हो जाता, उसकी यूटिलिटी फिनिश नहीं हो जाती, तब तक वो उस प्रोडक्ट पैकेजिंग के अंदर रहेगा। सेकेंडरी पैकेजिंग कुड बी अ कंटेनर और सम बॉक्स जिसके अंदर प्राइमरी पैकेज सेफ रहता है, ठीक है। और टर्शरी, थर्ड लेवल का पैकेज कौन सा होता है? द ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। इट इज इंटेंडेड टू प्रिपेयर so that the product could travel from the place of production to the place of consumer. Okay, ये होता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। ओके, आई होप क्लियर आपको लेवल्स ऑफ पैकेजिंग समझ आ गया होगा। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग जरूरी क्यों होता है? पहला है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। सबसे पहले क्या है? स्वच्छता के लिए पैकेजिंग जरूरी है। सेकंड है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। व्हाट डज दैट मीन? कि बहुत सारी जगह पे सेल्फ सर्विस आउटलेट्स बनते जा रहे हैं और इसी की वजह से ट्रेडिशनल रोल है वो इम्प्रोवाइज हो रहा है। ओके, तो वहां पैकेजिंग जरूरी हो जाता है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, तो मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए पैकेजिंग भी एक ऐसा मोटिव बन जाता है जिसकी हेल्प से आप कस्टमर्स को रिटेन और अट्रैक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सो पैकेजिंग भी ब्रांड नेम की तरह आपके प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से डिस्टिंक्ट बनाता है, हटके बनाता है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, काम क्या करता है? पहले तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है। दूसरा, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए ताकि उसको बाहर से कुछ हार्म ना हो सके, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि टेट्रा पैक से जूस सबने पिया होगा, तो टेट्रा पैक में टेट्रा रेफर्स टू 3, है ना। तो 3 लेयर्स होती हैं टू प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट दैट जूस फ्रॉम मे बी सन और सम हार्मफुल रेज, ठीक है, और डर्ट पोल्यूशन, उन सब से बचाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। आगे फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करना इजी हो जाए, इसीलिए प्राइमरी पैकेज भी जरूरी होता है। Product promotion, to promote the product in order to get more of your customers, it is also important to have good packaging. Okay, आगे चलते हैं लेबलिंग। तो जैसे पैकेजिंग जरूरी है, खाली पैकेजिंग से कुछ नहीं होगा, उस पर कुछ मेंशन भी तो होना चाहिए, लिखा भी तो होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या क्या कंपोनेंट्स है उसमें, कब वो बना था, कहाँ बना था, ठीक है। और क्या उसका वो उस पे बार कोड लगा होता है, ठीक है। कब उसकी एक्सपायरी डेट है, वो सब मेंशन होता है लेबलिंग में। तो लेबलिंग में वेरी फ्रॉम सिंपल टैग attached to the product, such as in case of local unbranded products like sugar wheat pulses, indicating some information about the quality, price, to complex graphics that are part of package like the ones on the branded products. तो लेबलिंग का मेन मोटिव क्या होता है? आपके कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको बोलते हैं लेबलिंग, ठीक है। फंक्शंस पढ़ लेते हैं लेबलिंग के। पहला है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट्स, प्रोडक्ट क्या है, किन चीजों से बना है, उसके बारे में जानकारी लेबलिंग देती है। आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट दूसरे से अलग कैसे है, के लिए हेल्प आउट करता है। ग्रेडिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, ठीक है।
एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। इस नेम का एक स्टेशनरी प्रोडक्ट आता है, बहुत पुराना है, काफी साल से आ रहा है, ठीक है, क्लासमेट नाम का है, ठीक है। इसके स्टेशनरी में क्या है, रजिस्टर्स वगैरह काफी आते हैं। अब इसको इमिटेट करते हुए कई मार्केटर्स ने क्या बनाया, क्लास, ठीक है, और कूल मेट और क्लास मार्ट, ऐसे बहुत से कॉपीज बनाए गए हैं। उन सब से डिस्टिंक्शन पाने के लिए, हट के डिफरेंट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट का लेबलिंग देना जरूरी होता है। ओके, तो ग्रेडिंग में हम क्या सीखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, व्हाट इज एक्चुअली परसीव्ड, जो शुरू में आया था वैसा ही है या नहीं है, ठीक है। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी लेबलिंग हेल्प करता है। एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, कानून के अंदर भी अगर कल कुछ प्रोडक्ट में कुछ कमी निकली, कोई डिफेक्ट निकला, कोई गलती हुई, तो उसके खिलाफ सरकार या लॉ भी एक्शन ले सकती है, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लेबलिंग में मेंशन होती है। ओके, तो ये था आपका पार्ट लेबलिंग का। तो आफ्टर लेबलिंग आगे चलते हैं प्राइसिंग पे। प्राइसिंग, एज आई टोल्ड यू, प्राइसिंग में क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा था, आपके रॉ मटेरियल पे कितना कॉस्ट लग चुका है, जिसके हिसाब से आप उसका सेलिंग प्राइस सेट करते हो, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज लेसर देन योर सेल प्राइस, बिकॉज अ फर्म वांट्स टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसे ये प्राइस सेट किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइसिंग। ओके, तो price may therefore be defined as the amount of money paid by a buyer in consideration of the purchase of product or services। जो प्रोडक्ट या सर्विस एक कस्टमर खरीद रहा है, उसके कंसिडरेशन में क्या मनी वो पे कर रहा है, दिस इज कॉल्ड प्राइस, ठीक है। फैक्टर्स पढ़ लेते हैं प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। पहला, प्रोडक्ट की कॉस्ट, जैसे मैंने बताया अभी, प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना आया है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कई तरह की हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, या सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो हर टेन्योर पे सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम है। सेमी वेरिएबल में दोनों के फीचर्स आते हैं। ओके, आगे चलते हैं, यूटिलिटी एंड डिमांड। तो देयर इज अ वेरी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, और लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, उसकी यूटिलिटी कैसी है। अगर उसकी डिमांड और यूटिलिटी ज्यादा है तो उसका प्राइस कम होगा, बिकॉज देयर इज ऑल्सो सम कॉम्पिटिशन दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, मैंने बताया कंपटीशन कितना है मार्केट पे, उसके बेसिस पर भी डिसाइड किया जाता है कि क्या प्राइस सेट होगा आपके प्रोडक्ट का। आगे, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, नो फर्म at any point of time can set price of their product to that much level at which the customer cannot afford at all to purchase it, है ना। तो ना ही तो वो इतना प्राइस सेट कभी कर सकती है फर्म अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए कि कस्टमर्स खरीद ही ना पाए, ठीक है, चाहे वो मोनोपोली मार्केट है चाहे वो कंपटीशन है। लेकिन ना ही वो इतना लोअर सेट कर सकती है कि कंपटीशन को बीट करने के लिए, ठीक है। सो देयर आर सम गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस, देयर आर सम रूल्स जो गवर्नमेंट लगाती है कि इससे प्राइस अबव नहीं सेट होगा और इससे प्राइस लोअर नहीं सेट होगा। तो वो फैक्टर्स भी डिटरमिन करते हैं कि प्राइस क्या होगा आपके प्रोडक्ट का। आगे, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक फर्म के प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उससे भी डिसाइड किया जाता है कि आपका प्राइस कैसा होगा। जैसे अगर एक फर्म चाहती है कि वो कम से कम टाइम में प्रॉफिट कमाए, तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज करेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक फर्म चाहती है कि मैं लंबे समय तक प्रॉफिट कमाऊं, तो उसको लंबे समय तक मार्केट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम ही रखना पड़ेगा। ओके, सो ये होते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। आगे, नेक्स्ट पी चलते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि
जो प्रोडक्ट है जिसको आपने देना है वो राइट पर्सन के पास राइट समय पर उसको मिलना चाहिए, राइट प्राइस पे उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एट राइट प्लेस, राइट टाइम, टू राइट पीपल, विदाउट एक्सचेंज, मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। ओके, जैसे कि एग्जांपल पढ़ते हैं, अ पर्सन कन्विंस्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक अ डिटर्जेंट बार wants to purchase the same, उसको मार्केट ऑफरिंग क्रिएट की कि आप डिटर्जेंट खरीदो ये, और वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। So he or she goes to a retail outlet, asks for the product. If that product is not available in that shop, he or she may purchase some of the alternative brand. ठीक है ना, तो ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में एज वेल, कि किस तरीके से अगर एक प्रोडक्ट प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, उसका प्राइस ज्यादा है, तो कस्टमर दूसरे सब्सटीट्यूट पे स्विच कर जाता है। ठीक है, सो ये चैनल्स ऑफ प्रोडक्शन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो बता रही थी मैं आपको, प्रोड्यूसर से होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। ओके, कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग। व्हाट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग? अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, in the absence of which goods would reach the customers late or in wrong quantity or specifications। कब गुड चाहिए कस्टमर को वर्सेस कब आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो ऑर्डर प्रोसेसिंग का ध्यान रखना। इट शुड बी मिनिमम, टाइम शुड बी मिनिमम बिटवीन बोथ द कंपोनेंट्स। ठीक है, जब प्रोडक्ट ऑर्डर किया वर्सेस जब आप डिलीवर कर रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे है? इट मींस जो गुड्स आपने रेडी किए हैं सेल के लिए, उनको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके या प्लेस ऑफ सेल से लेके प्लेस ऑफ परचेज तक पहुंचाना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स सेल, तो उस टाइम में आपको प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखना होता है। वो कब काम होगा? वेयर हाउसिंग में। इन्वेंट्री कंट्रोल भी क्या है? कि आप इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या है कि इफ देयर इज अ ह्यूज टाइम गैप बिटवीन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, उसके लिए आपको इन्वेंट्री हायर चाहिए होती। दूसरी चीज है, अगर प्रोडक्ट्स आपके फ्रीक्वेंटली बिक रहे हैं तो उसके उस टाइम पे इन्वेंट्री कम होगी, लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है तो इन्वेंट्री आपको ज्यादा रखनी है। ये आपके कंपोनेंट्स है। आगे चलते हैं, प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स इज द थर्ड पी ऑफ मैनेजमेंट। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट आपने कस्टमर्स की प्रोपोजिशन, उनकी परसेप्शन के अकॉर्डिंग बनाया है, उनकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करके जो बनाया है, अब उनको कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रमोशन। कैसे उन कस्टमर्स तक पहुंचाओगे ये नॉलेज, ये ये अवेयरनेस कि वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और वो हम बना रहे हैं आपके लिए, तो बोलते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन में रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, बहुत से टूल्स यूज किए जाते हैं मार्केटर्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करने के लिए कस्टमर्स को। ठीक है, जिसमें से आपके ये चार मेन हैं, विच आर कॉल्ड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिगिनिंग विद एडवर्टाइजिंग, एड्स देना न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे, इंटरनेट पे, कि हमारा ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसको आप लोग खरीद सकते हो, इतना परसेंट डिस्काउंट है, इतना परसेंट फ्लैट ऑफ है, ये स्कीम्स है इसके साथ, वो सब चीजें आप एडवर्टाइजिंग में दे सकते हो। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? कि जहां पे एक मार्केटर या सेलर अपने कस्टमर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, वन टू वन इंटरेक्शन नहीं है, एक इंडिविजुअल या एक यूनिट बहुत सारे कस्टमर्स को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल मीन्स क्या है? जहां पे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है दो यूनिट्स के बीच में, विच इज पेड बाय द मार्केटर्स टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, हम मोड्स देखते हैं एडवर्टाइजिंग के। न्यूज़पेपर्स हो सकता है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मैगजीन्स। ठीक है, फीचर्स पढ़ लेते हैं। पेड फॉर्म है, एड फ्री नहीं दी जाती, यू हैव टू पे अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी टू योर स्पॉन्सर, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो आपके बिहाफ पे कस्टमर्स को आपकी एड, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। इम्पर्सनैलिटी,
वन टू वन इंटरेक्शन नहीं है, इट्स इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, किसी थर्ड पार्टी की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट, ठीक है। फायदे पढ़ लेते हैं एडवर्टाइजिंग के। पहला है मास रीच। एडवर्टाइजिंग ही एक ऐसा मोड ऑफ प्रमोशनल टूल है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंच सकता है, ठीक है। जैसे अगर टीवी की बात करें, टीवी पे अगर एक एड आती है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एड जो चल रही है वो लाखों कस्टमर्स तक, लाखों ऑडियंस तक पहुंच रही है, ठीक है। मास रीच, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, कि जो बार बार प्रमोशन होगी एड्स के थ्रू, उससे कस्टमर की कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एक्सप्रेसिवनेस, एक एड के थ्रू एक प्रोडक्ट में क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उसकी क्वालिटीज फीचर्स है, उनको अच्छे से एक्सप्रेस किया जाता है। इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स क्या है? अ फर्म कैन अटेन अ लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमी, कि बहुत सारे कस्टमर्स तक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचा जा सकता है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्यों? एड्स टू कॉस्ट, पहला है आपकी कॉस्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें वैल्यू ऐड होती है। सेकेंड, अंडरमाइन सोशल ऑब्जेक्शन, सॉरी ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग मींस डीमेरिट्स क्या होंगे? पहला, एड्स टू कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, ठीक है। ओनली देन द पीपल आर नॉट able or willing to purchase the product because it has become expensive now. अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, ये कैसे? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के वेलबींग के लिए नहीं, उनकी वैल्यूज को कम करते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली ट्रू नहीं होते हैं, कुछ फॉल्स जजमेंट पे बेस होते हैं, लेकिन लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, है ना। so, उस वजह से सोशल वैल्यूज को ये अंडरमाइन करते हैं। कंफ्यूज द बायर्स, तो एक एड है, बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एड्स आती हैं, तो एक प्रोडक्ट है, कंज्यूमर है, ही और शी टेंड्स टू कंफ्यूज कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं, ठीक है। जैसे बात करते हैं टूथपेस्ट, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, तीन की बात करते हैं। इसमें वो बोलते हैं इसमें बोलते हैं मेंथॉल है, इसमें बोलते हैं मेंथॉल है, इसमें बोलते हैं नहीं, इसमें बोलते हैं नेचुरल हर्ब्स हैं, और इन दोनों में नहीं है। ये बोलते हैं ये इकोनॉमिकल ज्यादा है, और ये दोनों नहीं है। तो जहाँ पे कंपैरिजन की बात की जाती है, वहाँ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी फेवर्स में कस्टमर होता है, जिनकी फेवर्स में नहीं होता है। तो इफ दैट प्रपोर्शन मिक्सेस विद वन अनदर, तो वहाँ पे बायर्स गेट्स कंफ्यूज्ड, कौन सा प्रोडक्ट मुझे खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। एनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स, कई बार गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनकी प्रमोशनल टेक्निक की हेल्प से वो नॉन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि उनकी प्रमोशनल एफर्ट्स बहुत हाई होते हैं। आगे चलते हैं। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में क्या है? जैसे एड में क्या था, इट वाज द इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑफ प्रमोटिंग द गुड्स। पर्सनल सेलिंग में क्या है? वन टू वन इंटरेक्शन रहता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। So, personal selling involves oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making sale. सेल को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए एक या दो लोगों के बीच में, सॉरी, दो या तीन लोगों के बीच में जब प्रोडक्ट को लेके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फायदे पढ़ लेते हैं इसके। फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप डिफरेंट कस्टमर्स की नीड्स या डिफरेंट कस्टमर्स के नेचर के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को इनहिबिट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट फीडबैक अवेलेबल है पर्सनल सेलिंग में, जो कि आपकी एडवर्टाइजिंग में अवेलेबल नहीं थी। मिनिमम वेस्टेज होती है यहाँ पे, बिकॉज व्हाट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, उसी के अकॉर्डिंग उसको बेचा जाता है। इंपॉर्टेंस, वाई एक बिजनेस के लिए पर्सनल सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो उसके लिए अच्छा प्रमोशनल टूल है, इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, वेस्टेजेस को कम करता है, कस्टमर्स की अटेंशन को ग्रैब करता है,
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाता है बिकॉज वन टू वन इंटरेक्शन है कस्टमर्स के साथ। पर्सनल रेपर्ट मीन्स क्या है, एक तरह का पर्सनल बिहेवियर इंडिकेट करता है, बिल्ड करता है। इंट्रोडक्शन स्टेज में रोल प्ले करता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, वो नेचर बिल्डअप करता है। कस्टमर से डायरेक्टली लिंक बनाया जाता है बिकॉज सेल करने के टाइम पे, आफ्टर सेल्स के टाइम पे, फीडबैक के टाइम पे कस्टमर से इंटरेक्शन रहता है। तो ये सारे फायदे हैं बिजनेस के लिए। कस्टमर्स के लिए क्या फायदे हैं? हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नीड्स, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, सो कस्टमर के अकॉर्डिंग नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है जो कि एड्स में पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट की एडवाइस कैन बी इजीली गिवन अंडर दिस, इंड्यूसेस कस्टमर्स टू परचेज द प्रोडक्ट इमीडिएटली। एड में तो यू हैव टू वेट इन फ्यूचर ना, आपका प्रोडक्ट कब कब खरीदा जाएगा। यहाँ पे क्या है, मे बी अगर कस्टमर को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्ट आपका अच्छा लगा तब उसी टाइम उसको खरीद सकता है, राइट। सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है? कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड, सो जो भी लेटेस्ट डिमांड है उसको इजीली ट्रांसफॉर्म करता है सेल में। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज देता है सेल्समैन को। कैरियर की अपॉर्चुनिटीज देता है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल की वो इजीली दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर गुड्स, ओके। प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन, कैसा प्रोडक्ट चाहिए वो जानने के लिए भी हेल्प करता है, ओके। फायदे पढ़ लेते हैं। अटेंशन वैल्यू, वेरी मच रिलेटेड, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ग्रैब दी टू कलेक्ट दी मार्केट इंफॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट बेसिस, राइट। लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्ट्स क्राइसिस, क्राइसिस कैसे आता है? बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गिव वन टू वन इंटरेक्शन टू द कस्टमर्स, ठीक है। क्राइसिस के केस में पर्सनल सेलिंग बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है, सो इट इज नॉट दैट मच efficient tool of promotion, okay। Spoils product image, so it also depends upon the nature of salesman to salesman कि एक प्रोडक्ट होगा लेकिन डिफरेंट सेल्समैन उसको अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग आगे इनहिबिट करेंगे, ठीक है। अब कुछ सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज या टूल्स देख लेते हैं कैसे होता है प्रमोट। रिबेट, डिस्काउंट, रिफंड, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस एक के साथ एक, क्वांटिटी गिफ्ट, इतने पे इतना फ्री, इंस्टेंट ड्रॉज, लकी ड्रॉज निकलते हैं। यूजेबल बेनिफिट, यूजेबल बेनिफिट का मतलब क्या होता है? इस पे ये एक्स्ट्रा, इस पे ये एक्स्ट्रा, फुल फाइनेंस एट 0%, मतलब ऑन EMIs इट कैन ऑल्सो बी अवेलेबल, राइट। टू बी पेड एट पोस्ट डेटेड चेक्स कि यू कैन ऑल्सो पे आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू परचेज द प्रोडक्ट, यू कैन ऑल्सो पे आफ्टरवर्ड्स। सैम्पलिंग, कुछ आपको सैंपल भी टेस्ट करने के लिए दिया जा सकता है। कॉन्टेस्ट, कुछ ऐसे कंपटीशन टेस्ट भी रखे जा सकते हैं जिसकी प्रोडक्ट खरीद सकते हो आप, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ योर प्रमोशनल टूल्स, ओके। आगे चलते हैं। पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस क्या होता है? मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is important task which can be performed by marketing department. Therefore, PR involve a variety of programs designed to promote or protect a company's image and its individual products in the eyes of public. तो लोगों की नजर में हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा उसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस। वो प्रोग्राम कौन कंडक्ट करता है? वो ऑर्गेनाइजेशन खुद कंडक्ट करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या लॉन्च करने के लिए, उसके फीचर्स एट्रीब्यूट्स खुद बताने के लिए। तो उस केस में देयर इज नो नीड ऑफ प्रेजेंटिंग द एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग। सो पब्लिक रिलेशंस डील्स अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक्टिव सपोर्ट ऑफ मिडलमैन इज नीडेड इफ द फर्म वांट्स टू सर्वाइव इन दी कॉम्पिटिटिव सेलिंग एनवायरनमेंट। तो जहां पे इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया जाता है जो लग्जूरियस ब्रांड्स नहीं खरीदेंगे, तो उस केस में ऐसे PR प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे जो मिडलमैन को एक्टिवली सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस हैं PR डिपार्टमेंट के। पब्लिसिटी, प्रचार तो करना है। प्रेस रिलीज, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, इंटरप्रेट करना पब्लिक तक। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। लॉबिंग, लॉबिंग क्या होता है? जहां पे कुछ गवर्नमेंट की हेल्प से ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं जहां पे आप PR कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेके इन्फॉर्म करने के लिए।
काउंसलिंग क्या है? हाउ द प्रोडक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर, उसके लिए काउंसिल किया जाता है। तो ये सारे फंक्शंस पीआर टीम परफॉर्म करती है। ओके, यहां तक फिनिश होते हैं आपके 4 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो वी हैड डन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा? प्रोडक्ट के क्वालिटी, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स कैसे होने चाहिए, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ठीक है, देन उसका स्टैंडर्डाइजेशन, वो सब एट्रीब्यूट्स को मैच करने के लिए देयर शुड बी प्रोडक्ट मिक्स। ओके, आगे है आपका प्लेस। प्लेस में क्या होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर योर प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन द प्लेस ऑफ सेल। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस, द प्राइस रेफर्स टू हाउ यू आर गोइंग टू सेट योर प्राइस। फर्म का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर्स की एबिलिटी क्या है, विलिंगनेस क्या है। ठीक है, ग्रेडिंग क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पे प्राइस सेट किया जाता है। ठीक है, देन इज प्रमोशन। प्रमोशन में क्या क्या आता है आपका? हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, वेदर यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन और पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो ये सब की हेल्प से प्रमोशनल टूल यूज किए जाते हैं। That's it for today. We are done with our this chapter marketing. ठीक है, we are just left with our last chapter of business studies, that is called your Consumer Protection Act. The next session में हम अब start करेंगे Consumer Protection Act, which is our last chapter. तब तक के लिए do study well, अच्छे से पढ़िए previous sessions को, like, subscribe, share करना मत भूलिएगा। आज का सेशन भी कैसा लगा उसको भी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सो दैट बहुत से बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे मार्क्स ले सके बोर्ड में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।